नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बोर्ड परीक्षा 2021 में जिन क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा संभावना है बोर्ड परीक्षा में, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। एक त्रिभुज ए बी सी है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल ए बी सी जो एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी का मिड पॉइंट जो लाइन बी सी है, इसका मिड पॉइंट डी। लाइन बी सी का मिड पॉइंट डी, लाइन बी सी का मिड पॉइंट डी और डी ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए, ये साइड भी ए, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो हमने समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा को ए मान लिया। यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा ए है, यहाँ से बी और सी का मिड पॉइंट है डी। जब मिड पॉइंट है, कोई भी किसी भी लाइन पर कोई मिड पॉइंट होता है तो उस लाइन को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये पूरी लाइन ए है तो ये यहाँ से ये हो जाएगी हमारी a/2 और ये यहाँ से ये हो जाएगा हमारा a/2, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देगा। अब त्रिभुज बी डी ई जो हमारा ये ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बी डी ई, ये क्या है? ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज बी डी ई क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ये a/2 है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। ये साइड कितनी हो जाएगी? a/2, यानी कि जो त्रिभुज बी डी ई बना उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? a/2 होगी। हमें निकालना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, रेशियो, अनुपात त्रिभुज बी डी ई का अनुपात। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन, रेशियो का मतलब या अनुपात का मतलब होता है अपॉन, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। यदि मैंने त्रिभुज ए बी सी की साइड को ए मान रखा है तो a का स्क्वायर अपॉन √3/4 मल्टीप्लाई त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी डी ई की जो साइड है, प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है? a/2, इसका स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 का चला जाएगा 4a के a स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 4/a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में 1, तो यहाँ से 4/1 यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा 4:1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4:1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है
चित्र में डी ई पैरेलल बी सी, चित्र में डी ई पैरेलल बी सी, पैरेलल ये है त्रिभुज, पैरेलल का मतलब समांतर, डी ई समांतर है बी सी के। भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है ए ई इक्वल 2.7 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल 10.8 सेंटीमीटर और ई सी इक्वल 8.1 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है और बी सी के पैरेलल यानी कि बी सी के एक समांतर लाइन है डी ई। तो हमें यहाँ से जब भी कोई भी लाइन, किसी भी ट्राइंगल में कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है, यानी कि जैसे ये बी सी पैरेलल है किसके, डी सी के, डी ई पैरेलल बी सी के, तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। इफ यदि डी ई पैरेलल समांतर है बी सी के, ये साइड अपॉन ये साइड, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। एक कंडीशन तो हमारी ये हो जाती है ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, या यदि हम इस साइड को ए डी अपॉन, एक बार इस साइड को हम पूरा ले सकते हैं ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी या ई सी। कंप्लीट अगर हम पूरी लेते हैं इसे, तो इसे हम लिखेंगे ए ई अपॉन कितना हो जाएगा, ए सी, यानी कि ए ई अपॉन ई सी। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसके अंदर रिलेशन दिया हुआ है ये वाला, यहाँ से ए डी अपॉन, ए डी हमें निकालना है, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से ए डी निकालना है, ए डी द फाइंड करना है, ए डी अपॉन डी बी कितना दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है 10.8 इक्वल ए दे रखा है 2.7 और अपॉन में 8.1। यहाँ से यदि मैं डेसिमल का, ये डेसिमल यहाँ से हटाता हूँ, दशमलव हटाऊँ, तो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहाँ से ये हमारा कितना बनेगा 27, और 27 से 81 को डिवाइड करेंगे तो इसे 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 जा 27 और 9 9 जा 81, यहाँ से और 3 से कट हो जाता है, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, यहाँ से हमारा निकल के आता है ए डी अपॉन 10.8 इक्वल 1/3। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए डी इक्वल 10.8 और ए डी निकालेंगे यहाँ से 10.8 और अपॉन में 3, यहाँ से 3 से इसे कैंसिल कर देंगे, 3 3 9, कितना बचा यहाँ से 1 कैरी बचेगा 18 और 3 6 18, यानी कि जो ए डी हमारे पास निकल के आ जाता है, ए डी इक्वल आ जाएगा 3.6। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3.6। इसकी हेल्प से यदि हमें ये साइड अपॉन ये साइड दी हुई है तो एक बार हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि इसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि हमें एक बार आधी और एक बार पूरी दी हुई है तो इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की हेल्प से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि हमें किस में रिलेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3,10 और -6,8 को मिलाने वाला रेखाखंड -1,6 के द्वारा विभाजित होता है। दो बिंदु हमें दे रखे हैं, तो हम क्या एक बिंदु को P मान लेते हैं। दो बिंदु मुझे दे रखे हैं यहाँ से, तो -3,10 और दूसरे बिंदु को हो गई हमने Q माना, ये दे रखा है हमें 6,8। यहाँ से दो बिंदु हमें दिए हुए हैं और इसमें हमें वह अनुपात ज्ञात करना है जो तीसरे वाले बिंदु के द्वारा विभाजित होता है। तीसरे वाले बिंदु को यदि मैं R मान लूँ और R
यहाँ से r इक्वल -1,6 हमें निकालना है m1 रेशियो m2। m1 रेशियो m2 यहाँ से इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमें बिंदु दे रखे हैं x, y, x1, y1, x2, y2। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, अंतः या बाह्यतः विभाजन करने वाले विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए हमारे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x इक्वल x1 m2 प्लस x1 m2 और x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा y बराबर y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हमारे पास x इक्वल और y इक्वल 2 यहाँ से फॉर्मूले होते हैं। अब हमें x की वैल्यू कितनी दी है -1 इक्वल x1 का हमें वैल्यू दे रखी है -3 मल्टीप्लाई m1 हमें निकालना है प्लस x2 हमें दे रखा है -6 मल्टीप्लाई m1 निकालना है और अपॉन में ये m2 है m1 प्लस m2 इक्वल y का भी हम साथ साथ लेके चलते हैं। y की वैल्यू यहाँ से दी हुई है 6 इक्वल y हमें दिया हुआ है 10 गुणा m2 प्लस और y2 की वैल्यू दे रखी है 8 गुणा m1 और अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ से यदि मैं m1 प्लस m2 को धर लिया हूँ और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 3m2 और माइनस का 6m1 अपॉन माइनस का 3m2 और माइनस का 6m1 अपॉन में यहाँ से m1 m2 उधर ले गया तो यहाँ से अपॉन में आ जाएगा माइनस का 1। यानी कि मैं यहाँ से जो माइनस का 1 है इसे अपॉन में लेकर आता हूँ और ये इधर पहुँच जाता है। यानी कि ऐसा इसे हम एक प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो m1 प्लस m2 इधर आ जाएगा और माइनस का 1 कहाँ ले जाएंगे इसके अपॉन में। इसी प्रकार इसे भी हम ऐसे कर लेते हैं m1 प्लस m2 इक्वल यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 10m2 और प्लस का 8m1 और अपॉन में हमारा आ जाएगा कितना 6। अब यहाँ से दोनों से देखें ये भी m1 प्लस m2 की वैल्यू, ये भी m1 प्लस m2 की वैल्यू, दोनों m1 और m2 के मान हैं यहाँ से। तो क्या करेंगे दोनों को बराबर रख देंगे। जैसे ही हम दोनों को बराबर रखते हैं तो दोनों को बराबर रखेंगे माइनस का 3m2 माइनस का 3m2 माइनस का 6m1 और इक्वल 10m2 10m2 प्लस 8m1 और अपॉन में 6 और यहाँ इसके अपॉन में है हमारा कितना माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का कितना हो जाएगा 18m2 माइनस 6 की 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 36m1 इक्वल माइनस के 10m2 और माइनस के 8m1 और m2 को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ से माइनस का 18m2 इक्वल यहाँ से 10m2 को मैं इधर ले आऊँगा, 10m2 को इधर लेकर आता हूँ। या इसे हम कर सकते हैं यदि मैं m1 को इधर ही रहने दूँ माइनस का 36m1 और 8m2 उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा 8m1 इक्वल माइनस का 10m2 और उधर जाकर के माइनस का 18 ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 18m2। यहाँ से माइनस के 36m2 में से 8 यहाँ से माइनस कर देंगे, 16 में से 8 जाएगा यानी कि 16 में से 8 तो 8 बचेगा और यहाँ से हमारा
2 माइनस के 28 m1 इक्वल, यहाँ से हमारा बचेगा 8 m2, इतना है सर। यदि हमें निकालना है m1 अपॉन m2, तो m1 अपॉन m2 मैं यहाँ ले आता हूँ, और 8 अपॉन माइनस का 28, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये हम कट करें तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यहाँ से निकल कर आता है 2 बटे माइनस का 7, 2 बटे माइनस का 7, यानी कि m1, या मैं इसे लिख सकता हूँ m1 रेशियो m2 2 रेशियो माइनस का 7, 2 रेशियो माइनस का 7, यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। इस फॉर्मूले की सहायता से अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 m2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर y1 m2 और y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी जो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a, b प्लस सी और b c प्लस ए और c a प्लस b हैं। 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं, एक बिंदु को हम a मान लेते हैं, एक बिंदु को यदि हम a मानते हैं, a b प्लस c, और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है b c प्लस a, और तीसरा बिंदु हमें दिया है c a प्लस b। 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, ABC त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ से 1/2 x1 हमें दिया हुआ है a, y2 की वैल्यू दे रखी है c प्लस a, यहाँ से माइनस y3, मैं यहाँ से माइनस का साइन है और ये y3 की वैल्यू a प्लस का b दी हुई है, माइनस की मैं मल्टीप्लाई इसमें करा दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b, प्लस x2 की वैल्यू हमें दे रखी है b, y3 की वैल्यू दे रखी है a प्लस b, y3 की वैल्यू a प्लस का b हमें दिया हुआ है, यहाँ से y3 माइनस y1, और y1 की यहाँ से माइनस का साइन है तो माइनस की ये माइनस का b हो जाएगा और माइनस का c। हम माइनस की साथ साथ मल्टीप्लाई करके इसमें चल रहे हैं। प्लस x3 हमें दे रखा है c, और y1 हमारे पास है b प्लस का c, y1 है b प्लस का c, और माइनस का y2 माइनस का c और माइनस का a। यहाँ से हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी 1/2। यहाँ से हम देखते हैं a से ये हमारा माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा c a बाहर और c माइनस b प्लस, यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा बचेगा a माइनस c और प्लस c, यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा बचेगा b माइनस का a। कुछ पार्ट यहाँ से कैंसिल हो गया, उसके बाद जो बचा, अब क्या करते हैं, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो AC माइनस AB प्लस AB माइनस BC, AC माइनस BC प्लस BC माइनस AC। हमने क्या करा, बाहर वालों की यानी कि एक ही इसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दी। यहाँ से हम देखते हैं कि AC प्लस AC माइनस AB प्लस और BC माइनस BC प्लस सब कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ से जब सब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 0, और 0 की किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो
क्या आंसर आएगा 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, निम्नांकित आंकड़ों के माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें बहुलक और माध्य निकालना है। माध्य होता है एवरेज, माध्य निकालना है हमें एवरेज, और इसका बहुलक ज्ञात करना है। हमें एक टेबल दे रखी है, वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल पहले इसकी टेबल बनानी पड़ती है। वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, यानी कि वर्ग अंतराल के बीच हम देख रहे हैं यहाँ से कितने कितने का गैप है, 10-10 का, यानी कि 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है। और इसकी बारंबारता हमें दी हुई है, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता हमें दी हुई है यहाँ से 4, इसे हम f मान लेंगे या fi मान सकते हैं। f 4, 8, 10, 12, 10, 4 और 2 हमें यहाँ से बारंबारता दी हुई है और वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अगर हमें निकालना है माध्य सॉरी यदि हमें माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए हमें यहाँ से निकालना पड़ता है xi, एक वैल्यू निकालनी पड़ती है xi, xi निकालेंगे हम यहाँ से। xi क्या होता है, xi होता है जो हमारी जो हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है उनकी ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। यदि मैं इसे जोड़ता हूँ 20 और 10 30, 20 और 10 30, 30 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा 15। यहाँ से जब भी हम xi निकालते हैं ये हमें दिया होगा, वर्ग अंतराल हमें दिया है, बारंबारता दी हुई है, इसे f मान लेते हैं। और ये i भी इसके सफिक्स में लिख सकते हैं i, और ऐसे ही हमने यहाँ i लिखा है तो xi लिख सकते हैं। यहाँ से xi कैसे निकालते हैं, xi निकालते हैं जो हमें वर्गांतराल दिया हुआ है उसकी ऊपरी सीमा बटे प्लस ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और उसे अपॉन 2, यानी कि दोनों को जोड़ो और दोनों को क्या कर दो, आधा कर दो। तो 30 और 20 और 10 30 और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही हम 30 और 20 को जोड़ते हैं 50, 50 का आधा कितना 25। अब वैसे भी हमें यहाँ से देख रहे हैं कि 10-10 का गैप चल रहा है, तो 15 10 25 और 25 और 10 35 और 35 और 10 कितना आएगा 45, 45 10 55 और 55 और 10 कितना आ जाएगा 65 और 65 और 10 कितना आएगा 75। हमारे पास ये आ जाता है। अब एक मेथड हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। fi और xi दोनों की मल्टीप्लाई कराएं तब भी हमारा आंसर आ जाता है। यदि इसे और भी हमें आसान बनाना हो तो हमारे पास एक और मेथड होता है कल्पित माध्य विधि। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से di और निकाल लेते हैं di हम निकालते हैं di। यदि हम यहाँ से di और निकालते हैं, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई, अगर ये लेंदी है, मल्टीप्लाई करने में हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो उसमें बड़े नंबर आ जाते हैं, तो आगे एक और मेथड इसका हो जाता है क्या, di हम निकाल लेते हैं। यहाँ से di इक्वल होता है xi माइनस a। यहाँ से a कौन सा होगा, a का पार्ट हम देखते हैं। यहाँ से यदि हमारे पास कोई बीच का नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 1 2 3 और उसके बाद नीचे नंबर दिया हुआ है 1 2 3, तो हमारा जो a पार्ट होगा, a पार्ट हो सकता है हमारे पास कितना 45। मतलब एक ही ऐसी वैल्यू ले लें यहाँ से जो हमारे ऊपर, जैसे हमें 7 संख्या हमें दी हुई है तो बीच वाला पार्ट a हो सकता है। तो di इक्वल xi माइनस a। यहाँ से हम निकालेंगे 45 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा 45 माइनस 15।
हमें निकालना है एक्स आई माइनस ए। यदि हमने ए माना है तो यहाँ से हमें आएगा 15, यानी कि एक्स आई में से हमें माइनस करना है एक्स आई माइनस 45। एक्स आई में से 45 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 में से 5 0 और 4 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 3 माइनस के 30। और यहाँ से अब यहाँ से हम फिर 45 में से माइनस करेंगे 25 में से 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 0 और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस का 20। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कितने का गैप है 10 का। तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा 45 में से 35 में से 45 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 10। और ये कितना आ जाएगा 45 में से 45 माइनस करेंगे तो 0। और यहाँ से अब 45 में से हम किसे माइनस करेंगे 55 में से 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कितना 10। और फिर 65 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 20। और फिर 75 में से ये हमारे पास बनता है 30। यहाँ से इस प्रकार हम इसकी मल्टीप्लाई को आसान बना सकते हैं। उसके बाद एफ आई जो हमारे पास बारंबारता दी हुई है, एफ आई और डी आई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ आई इंटू डी आई दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ आई इंटू डी आई 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 30 से कराएंगे, 4 या 12 120 और माइनस का 20 8 160 8 दूनी 16 और 10 250 माइनस का 100 और 0 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 10 की 10 से कराएंगे 10 250 20 चौक 80 और 30 दूनी 60। हमारे पास सबकी मल्टीप्लाई कराने के बाद इतना आ जाता है। यहाँ से हम देखते हैं ये 100 प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इन दोनों की वैल्यू, इन्हें हम क्या कर लेते हैं इन दोनों का सम करते हैं। इन दोनों का हम सम करेंगे एफ आई डी आई निकालते हैं। यहाँ से हम ये हमारा माइनस वाला है, यहाँ से जो माइनस की हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास कितना 100 200 और 260 और 20 कितना हो गया 280। ये हमारे पास है यहाँ से 60 और 80 140, 60 और 40 कितना हुआ 80 140। और यहाँ से ये हमारा बना है कितना 280 में से 140 निकालेंगे तो कितना बनेगा, तो हमारे पास बनता है माइनस का 140, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है हमने एक यहाँ से निकाला। और इसे यहाँ से सिग्मा एफ आई इसका सम कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई का हम सम करेंगे 4 और 8 12 12 10 22 22 और 2 24 24 और 10 34 और 34 और 10 44 44 और 6 कितना हो जाएगा 50। तो हमारे पास इसका हम सम करेंगे, जो एफ आई हमें दिया हुआ है इसका सम कर लेते हैं। इसका सम करने पर कितना आता है 50। अब माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यदि हमने एफ आई से आगे डी आई और निकाला है उसके बाद एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कराई है तो ये हमारे पास मेथड होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि द्वारा हमें निकालना है माध्य। माध्य इक्वल, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई गुणा एच। यहाँ से हम देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 45 प्लस एफ आई डी आई निकला है यहाँ से माइनस का 140 और अपॉन एफ आई हमारे पास कितना दिया हुआ है 50 और यहाँ से एच हमें नहीं दिया हुआ तो एच यहाँ से नहीं लेते हैं इस मेथड में। तो हमें यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 45 प्लस यहाँ से ये बच्चे कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 140 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये कट हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचा 4 और 4 हम कट करेंगे तो 5
पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 40, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 45 माइनस 2.8। 2.8 को 45 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा 0.2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 0.2 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 4 में से 2 को 2 और ये हमारा 42, मतलब 45 में से 22.8 को माइनस करते हैं तो 42.8 हमारे पास निकल के आ जाता है। और ये हमारा क्या आ जाएगा माध्य। इस प्रकार हम माध्य निकाल सकते हैं। इसमें h नहीं होता, इससे आगे वाला यदि हम आगे एक स्टेप और निकालते जो हमारे पास कहलाता है पग विचलन विधि, तो उसमें मल्टीप्लाई में आगे क्या आ जाता है h और आ जाता है, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ है, हमने निकाला है xi, निकालने के बाद di निकालेंगे, di निकालते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं fi और di की, तो ये विधि हमारे कहलाती है क्या कल्पित माध्य विधि। और इसमें इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन fi। इसके अंदर मल्टीप्लाई में h नहीं आता, क्योंकि अगर एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं वो विधि हमारी कहलाती है पग विचलन विधि, जिसमें h भी आता है। अब हमें निकालना है क्या इसमें बहुलक, इसे मैं रब कर देता हूँ। हमें निकालना है बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं से जान लेते हैं। बहुलक के लिए जो बारंबारता में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा नंबर है, जो हमारे पास बारंबारता दी हुई है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर है इसे मानते हैं हम F1। बारंबारता जिसकी ज़्यादा बार हुई है, जिस नंबर की बारंबारता सबसे ज़्यादा हुई है, या बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा F1, उसके ऊपर वाला नंबर F0 और उसके नीचे वाला नंबर F2, और जो हमने सबसे बड़ा नंबर था जिसे हमने F1 माना है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल यहाँ से जो L है, L की वैल्यू जो निचली सीमा होगी यहाँ से हमारी L की वैल्यू, यानी कि जो L होगा यहाँ से हमारा L जो वर्ग अंतराल हमने माना है, वर्ग अंतराल कौन सा वाला लेना होगा, वर्ग अंतराल वो लेना होगा जो सबसे बड़ा नंबर है बारंबारता में, उसके सामने वाला और उसकी निचली सीमा यहाँ से। और h की वैल्यू कितनी है, यहाँ से h की वैल्यू होगी जो वर्ग अंतराल का हमारा डिफरेंस चल रहा है, तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10। अब बहुलक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। बहुलक निकालने के लिए जो सारणी हमें दे रखी होती है वो उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बारंबारता में हम ये देख लेते हैं कि किस नंबर की बारंबारता सबसे ज़्यादा बार हुई है, या जो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल उसे F1 मानते हैं, उसके ऊपर वाला नंबर F0 और उसके नीचे वाला F2। L वर्ग अंतराल जो हमारा आया है L उसकी निचली सीमा, और h की वैल्यू क्या होगी वर्ग अंतराल के जितने का अंतर चल रहा हो, तो 20 10 यानी कि 10 का डिफरेंस यहाँ से चल रहा है। तो बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा h। बहुलक निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से L हमारे पास कितना है, L है हमारे पास 40 प्लस F1 हमने निकाला है कितना 12, और F0 हमारे पास है कितना 10 अपॉन 2F1 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस F0 हमें दिया हुआ है कितना 10, और F2 भी हमारे पास 10 है, यहाँ से F2 भी 10 और F0 भी 10, और गुणा h का जो डिफरेंस है यहाँ से कितना चल रहा है वर्ग अंतराल का 10। 40 प्लस 12 में से 10 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ 12 दूनी 24 में से 10 और 10 20 माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा कितना 4 और गुणा 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। 2 से हमने 4 को काटा 2 बार और 2 से 10 को काट दिया कितनी बार 5 बार। यहाँ से हम देखते हैं ये 40 और प्लस 5 दोनों को ऐड कर देंगे, 40 और 5 कितना आ जाएगा 45। तो हमारा बहुलक निकल के आ जाता है कितना 45। बहुलक निकालने के लिए हमें सारणी कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ बारंबारता हम देखते हैं। जो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर है उसे हम F1 मानते हैं। F1 उसके सामने वाला वर्ग अंतराल हो जाता है। वर्ग अंतराल में उसकी जो निचली सीमा होती है L की वैल्यू होती है। वर्ग अंतराल का जितना भी डिफरेंस चलता है वो h की वैल्यू हो जाती है। F1 के ऊपर वाले नंबर F0 कहलाता है और F1 से नीचे वाला नंबर F2 होता है।
उसके लिए फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। इसकी हेल्प से हम बहुलक निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण उन कोणों को कहा जाता है जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यानी कि दो कोणों को मिलाकर कितना बने? 90 डिग्री बने। तो एक मीनार है, एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक मीनार खड़ी हुई है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर क्या खड़ी है? एक मीनार खड़ी है। पृथ्वी पर एक मीनार खड़ी हुई है। अब यहाँ से मान लो पहले पृथ्वी पर कोई एक पॉइंट ये ए है, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यदि हम मीनार से, यदि हमारी मीनार है ये, और मीनार से यदि ए पॉइंट तक चलते हैं, हम कितना चलते हैं? 9 मीटर। यदि मीनार से ए पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कितना? 9 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के, अब यहाँ से कोण क्या है? एक दूसरे के कोण जो है पूरक कोण हैं, पूरक या कोटि पूरक, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। यहाँ से यदि मैं इसे थीटा कह दूँ, यदि ये कोण थीटा है, यहाँ से यदि मैं अब मीनार से ही, पहले मैं 9 मीटर चला, यदि मीनार से ही मान लो एक पॉइंट, अब की बार कोई बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे मीनार से मैं बी पॉइंट पे चलता हूँ और ये दूरी चलता हूँ मैं कितनी? 16 मीटर। ये दूरी कितनी चली? 16 मीटर। मीनार से ये दूरी 16 मीटर। तो अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार का शिखर है, उन्नयन कोण कितना बनता है? 90 माइनस थीटा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना हो जाता है? दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम आएगा कितना? 90 डिग्री। एक को थीटा मानेंगे और एक को 90 माइनस थीटा। अब हमसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी है, तो हमने माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। हमने मीनार की ऊंचाई h मानी। यहाँ से और यहाँ से B इसे हम मान सकते हैं C, और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? D। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है, क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ से यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, पहले मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ADC में माना मीनार की ऊंचाई, पहले हम मीनार की ऊंचाई लिख लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h हम मान के चल रहे हैं, मीनार की ऊंचाई इक्वल h मीटर। मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h मीटर मानी। अब त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में हम यहाँ से देखें, ये यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार। लंब और आधार किस में आते हैं? tan में आते हैं, यानी कि tan थीटा, एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। tan थीटा इक्वल लंब कितना दे रखा है? h, और आधार कितना है? 9। तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आ जाती है h/9, इक्वेशन 1। यदि अब की बार मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में tan, अब यहाँ से हमें दिया हुआ है एंगल tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। लंब कितना है? h, और आधार आपकी बार कितना है? 16। आधार कितना दिया हुआ है? 16। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, h/16। यहाँ से अब कोट थीटा का इन्वर्स होता है tan थीटा। कोट थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ? कोट थीटा को लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल h/16। यदि मैं इक्वेशन इसे 2 कह दूँ, समीकरण 1 से tan थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण एक से tan थीटा, समीकरण एक से tan थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से tan थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर 1/tan थीटा हमें दिया हुआ है कितना, h/9 और इक्वल h/16, ये h/16 यदि यहाँ से ये 9 का पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाता है, यानी कि 9/h इक्वल h/16। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा h² इक्वल 16 गुणा 9 और h इक्वल यहाँ से 16 गुणा 9, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ये क्या चला जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट हम निकालें तो 16 किसका होता है 4 का और 9 किसका होता है 3 का। अब दोनों की गुणा करें तो 4 तिया 12 मीटर, यानी कि जो हमारी मीनार की ऊंचाई निकल के आ जाती है, कितनी आ जाती है 12 मीटर। ये हमसे निकाला गया था, यानी कि सिद्ध किया गया था कि मीनार की ऊंचाई होती है कितनी 12 मीटर, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ से निकाला h की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12 मीटर, तो हमने सिद्ध कर दिया क्या, जो त्रिभुज जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 12 मीटर है। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है या किसी प्रकार को आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।